चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हम तीन चीज़ों के ऊपर ही बात कर रहे होंगे और उनकी टाइप्स या उनके केसेस के ऊपर अक्सर हमारी गुफ्तगू होगी कि भाई हम वर्क कब कहते हैं, हम एनर्जी कन्वर्जन कब कह रहे होते हैं, कब कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इन तमाम चीज़ों की पहचान जो है वो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आ रही है। तो अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ से बात करें तो वर्क जो है, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्क। वैसे तो अगर कहा जाए कि भाई इफ समवन इज डूइंग सम टास्क तो जनरल टर्म्स में आप उसको वर्क कह देते हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क इज डन ओनली व्हेन योर ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ और इन द डायरेक्शन पैरेलल टू योर फोर्स। वर्क सिर्फ तब होता है जब आपकी अप्लाइड फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो। सही, मैंने यहाँ पे वर्ड पैरेलल का इसलिए यूज किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फोर्स राइट पे लग रही हो लेकिन ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे मूव कर रहा हो। सही, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। वर्क तब भी होगा। वर्क होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों चीजें जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। वर्क होने के लिए जरूरी है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे जो चार डायग्राम्स बनाई गई हैं उसमें पहला केस में व्हेन द लेडी इज पुशिंग द ब्लॉक, शी इज पुशिंग द ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन और वो ब्लॉक भी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई वर्क इज बीइंग डन। बट इफ शी इज होल्डिंग अ बैक एंड शी इज मूविंग फॉरवर्ड, तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रही है बैक के ऊपर, दैट फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड्स। उसके जो शोल्डर्स हैं दे आर अप्लाइंग अ फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स टू कीप द बैक इन पोजीशन, क्योंकि बैक का वेट नीचे की तरफ लग रहा था। तो even though she is applying some force, but her displacement is not parallel to that force, rather उसकी displacement जो है वो उसके बिल्कुल perpendicular चल रही है। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई नहीं भाई हमारे पास वर्क डन नहीं हो रहा। सही, for work to be done force and displacement must be parallel to one another. फिर थर्ड केस में she is shown lifting up a grocery bag, force upward direction में, displacement भी upward की तरफ, work done हुआ, बिल्कुल हुआ। और फोर्थ केस के अंदर she has lifted the grocery bag and now she is moving forward, but definitely the force that she is applying on the grocery bag is vertically upwards, but her displacement is in the forward direction. तो यहाँ पे work done होना रुक जाएगा, there won't be any work done going on over here. तो by definition work is a product of force and displacement parallel to the force. सही, force और displacement parallel to the force पे आपको work done मिलता है और ये उसका फॉर्मूला है F इंटू एस। एस असल में डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है, हम आसान जबान में उसको डी बोल रहे होते हैं, एस को स्पीड समझते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एस होती है, वो डी नहीं होती। डी डिस्टेंस के लिए होती है, ऐसा यूनिट जूल्स होता है इसका, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने जैसे यहाँ पे बात की तो वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस जुमले का मतलब क्या है? हमारे पास दो किस्म के वर्क डन हो सकते हैं, एक होता है वर्क डन बाय द फोर्स, एक होता है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, और एक होता है नो वर्क डन एट ऑल। वर्क डन बाय द फोर्स का मतलब ये है आप जिस ऑब्जेक्ट पे जहां फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करे, तो फोर्स के थ्रू वर्क डन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे शी इज पुशिंग द ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, तो आई वुड से दिस इज वर्क डन बाय फोर्स। सही, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स। लेकिन ऐसा भी होता है इफ द ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज एक्टिंग बैकवर्ड। आप ब्लॉक को आगे तो लेकर गए हो, यहां तक लेकर आए हो, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट से आपसे पूछूं तो यहाँ पे मामला ये हुआ है कि मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया। आई हैव अप्लाइड द फोर्स, उसको आगे की तरफ जरूर लेकर गया हूँ, या मैंने मिसाल के तौर पे धक्का दे दिया एक बॉक्स को और वो बॉक्स आगे की तरफ जा रहा था, तो वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन वाज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट वाज ट्राइंग टू स्टॉप द ब्लॉक एंड द ब्लॉक वाज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या अगेंस्ट द फोर्स। अगेंस्ट का वर्ड उस वक्त यूज किया जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट। पैरेलल तो है, आप देख सकते हो फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर, लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है एक दूसरे से। ये सिलसिला। तो हमारे पास
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब वर्क डन अगेंस्ट फोर्स का कभी वर्ड आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा आप फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ फोर्स लग रही थी, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर वर्क डन बाय का वर्ड आपको नजर आ जाए तो उसका मतलब आप वहीं मूव कर रहे हो जहां पे फोर्स अप्लाई की जाए। और नो वर्क डन वाला केस उस वक्त होता है जब आप मूव ही नहीं कर रहे उस डायरेक्शन के पैरेलल जहां फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि हमारा केस नंबर 2 और केस नंबर 3 था। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 4, इसमें जहां फोर्स अप्लाई हुई थी वहां मूवमेंट ही नहीं हुई। इसी वजह से यहाँ पे अक्सर वर्ड यूज किए जाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। वर्क डन बाय मतलब वो फोर्स खुद वर्क करवा रही है। बाय ग्रेविटी का जब भी वर्क डन का मामला आ जाए उसका मतलब हम वेट का वर्ड यूज करते हैं। ग्रेविटी अक्सर एग्जामिनर यूज करता है वेट की जगह, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स कॉज करवाती है वो वेट फोर्स होती है। अगर एग्जामिनर बोले ना वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो असल में इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है वर्क डन बाय द वेट फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स क्रिएट करवा रही होती है वो वेट फोर्स क्रिएट करवाने का काम है। और अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात हो तब भी वेट, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी में आपका ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे गिर रहा होगा, वेट उसको नीचे की तरफ लेकर आएगा, उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में आप बॉक्स को या उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, अब वेट तो नीचे लग रहा है, तो आपने वेट के अगेंस्ट में काम किया। यू डिड वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, यू मेड दैट ऑब्जेक्ट राइज अप, वेट वाज ट्राइंग टू पुल इट डाउन। इसी तरह यही मामला फ्रिक्शन का भी था, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कि भाई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रही है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम हो रहा है। और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स का मतलब यह है भाई जो आपने इंजन में फोर्स लगाई, आपकी गाड़ी उसी तरफ बढ़ती हुई जा रही है, तो ड्राइविंग फोर्स खुद काम कर रहा है, वो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगा हम ये सवाल अभी खुद अटेम्प्ट करें। एक स्लोप है, उस पर एक बॉल थी ऊपर की तरफ और वो रोल होती हुई नीचे आई। The ball is rolling down all the way to the ground. Inclined plane 5 सेंटीमीटर हाई है, 12 सेंटीमीटर की बेस पे लेंथ है और 13 सेंटीमीटर उस इंक्लाइन प्लेन की अपनी लेंथ है। ट्राइंगल आपको पूरा बन के नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक बॉल को ऊपर से रोल करके नीचे की तरफ लाया है। आपसे बोला जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताइए। अब देखिए इन्होंने वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों बोला। ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलने की जो वजह थी वो ये थी कि ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ मूव करवाया। The weight force, the gravity, which is the weight force that has caused an object to move downwards. It's not work done against gravity, it's actually work done by gravity. Gravity was pulling it downwards. और आपको अगर वर्क डन चाहिए तो हमेशा याद रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होने चाहिए। अगर ये वर्क डन है तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स है 100 न्यूटन की वेट की, तो गिवन की गई है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना पैरेलल टू द फोर्स होगी वेट निकालने की, वर्क डन निकालने की। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, मैं कौन से डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा यहाँ पे अगर मुझे वर्क डन बाय वेट निकालना है? ठीक है मुर्तजा, बाकी भी बताइए भाई मुझे, मैं कौन सा डिस्टेंस यूज करूं अगर मुझे वर्क डन बाय वेट निकालना है? रूल आपने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए वर्क डन के फॉर्मूले में रखने के लिए। ठीक है गानिया, गानिया बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब समझते हो ना, एक
लाइन की जैसी, अगर एक नीचे है, अगर एक वर्टिकल है तो अगला भी वर्टिकल हो, अगर एक हॉरिजॉन्टल है अगला भी हॉरिजॉन्टल हो, अगर एक तिरछा है तो अगली भी तिरछी हो। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? ये होती है ना पैरेलल लाइंस, दे आर ऑल पैरेलल लाइंस। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स जो कि वेट फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है। तो वेट के पैरेलल कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जरा मुझे बताओ यहाँ पे। ठीक है आयशा। मूसा बेटा अगर तुम्हें सवाल का जवाब नहीं देना तो बता दो, मैं तुम्हें लीव करवा देता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर तो तुम्हें मिल जाएगा ना। ठीक है भाई, तो यस एग्जैक्टली द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम वर्क डन बाय वेट करेंगे तो 100 को 5 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर था तो 0.05 करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 5 जूल्स। ठीक है भाई। फिर अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करते हैं हम, बेटा 100 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि वो आपके पास सेंटीमीटर्स में था ना, मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना था, इस वजह से मैंने 100 से डिवाइड किया। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का जो मामला है, सही, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने की सिनेरियो के अंदर अब आप फ्रिक्शन फोर्स देखोगे, फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है। उसके लिए कौन सा डिस्टेंस यूज करूंगा मैं? ठीक है मुर्तजा। ठीक है अफानिया, करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन के पैरेलल वाले डिस्टेंस को पिक करो। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है ना आपको यहाँ पे? तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर हमें निकालना हो तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स 50 और फ्रिक्शन के साथ जो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है वो 13 सेंटीमीटर से इसको यूज किया जाएगा यहाँ। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.13 मीटर्स, यहाँ से आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास 6.5 जूल्स आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास 5 जूल्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं वर्क डन के बाद एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। एग्जाम में इस तरह के सवाल दे सकता है आपको ना, इंक्लाइन प्लेन वगैरह टाइप के, क्योंकि वो कंफ्यूज करना चाहता है बच्चे को डिस्टेंस के लिहाज से। सही, वो बच्चे को डिस्टेंस के लिहाज से कंफ्यूज करना चाहता है कि भाई डिस्टेंस वो कौन सा है, तो वो फोर्सेस को आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बना के दे देता है और आपसे बोलता है भाई इसके साथ वर्क डन निकालना है हमें फला फोर्स का, तो जरा निकालो डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट के चक्कर के अंदर अब बच्चा सोचता है बैठ के कि यार ये तो मैं कैसे करूंगा। अब एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। एनर्जी का जो मामला है, एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। कुछ काम करने की सलाहियत जो है उसको एनर्जी बोला जाता है।
अगर हम सोर्सेज के लिहाज से बात करें एनर्जी की, अच्छा यूनिट इसका भी जूल्स ही होता है, सही, और ये भी स्केलर ही है, सही, दोनों स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मिसाल के तौर पे एनर्जी के मामले में बात करनी हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ये आ जाती हैं दो हमारे पास, ये रिसोर्स के ऊपर बात है। अच्छा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से अगर मामला देखे जाएं, तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार रीयूज कर सकते हो, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो कभी कह लो कि रिड्यूस होके खत्म नहीं होती, दे स्टिल एग्जिस्ट, सही। उनकी रीजनरेशन का रेट इतना फास्ट होता है कि आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि भाई ये जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे सोलर है, बायोमास है, विंड है, जियोथर्मल है, हाइड्रो पावर है। जियोथर्मल असल में जमीन की अपनी गर्मी होती है, अर्थ का कोर मेंटल वगैरह ये हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वहाँ की जो एनर्जी होती है उसको आप कह लोगे जियोथर्मल एनर्जी को। इसी तरह विंड एनर्जी हो गई, बायोमास हो गया, सोलर, हाइड्रो पावर, इन तमाम के अंदर आप किसी ना किसी एनर्जी के, ये एनर्जी की रिसोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल वो होती है जिनको आप एक मरतबा अगर इस्तेमाल करो तो रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो हम जब डिफाइन करते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, तो हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज दैट कैन बी रीयूज्ड वंस एक्सप्लॉइटेड, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद। जबकि जब हम नॉन रिन्यूएबल को डिफाइन करते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल डिफाइन करते हुए हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस एक्सप्लॉइटेड, एक दफा इस्तेमाल कर लिया तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। बेटा एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जनाब, तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे बात कर रहे थे, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से हमने अब तक जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होती थी कि एक मरतबा अगर आप उस सोर्स को इस्तेमाल कर लो तो आप वापस उसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिप्लीट नहीं होती थी, वो रिसोर्स एग्जिस्ट करती है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एक मरतबा इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, से दे कैन ओनली बी यूज्ड वंस, उनका जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है। और इनको नॉन रिन्यूएबल बोलने का एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ये जो एनर्जी रिसोर्स होती है ये उतने फास्ट रेट पे रीजनरेट नहीं हो रही होती है जिस रेट पे वो डिप्लीट हो रही होती है, उसका रीजनरेशन रेट जो होता है ना वो कम होता है। बनती तो है वापस वापस एनर्जी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बनती जितनी तेजी से वो पहले बन रही थी। इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे बोला जाता है भाई कोल, ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है वो कई कई हजार साल डायनासोर की बोन्स को जमीन के अंदर बंद करने के बाद बने थे। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ये रिन्यूएबल नहीं हो सकता, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेट दीज रिसोर्सेज, सो वंस दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड they cannot be reused. एक मिनट रुकिएगा।
चलिए भाई, अच्छा चलो। अब हम बात करते हैं बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के ऊपर। सही, तो उन टाइप ऑफ एनर्जीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी असल में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में बटी हुई है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक का मामला ऑब्जेक्ट की मोशन से होता है, क्योंकि जो वर्ड है ना काइनेटिक, ये इसका मतलब ही आपके पास मूवमेंट होता है, मोशन होता है। तो when you're talking about kinetic energy, you're basically talking about the energy due to the motion of an object. कोई चीज पे फैन है वो रोटेट कर रहा है, सही है, व्हीकल है वो चल रही है, even if you are moving, सही, your earth is in motion around the sun. So all of this actually contributes to the kinetic energy of the body, the entire motion of anything, any object over here. फिर जो वर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, देखो इसमें हाईलाइट जो है ना वो है पोटेंशियल का वर्ड। सही, ये पोटेंशियल किसे बोला जाता है? देखो पोटेंशियल का वर्ड का जनरल मतलब होता है एबिलिटी, सलाहियत, कुछ करने की काबिलियत। If you're talking about the potential energy of anything, you're basically talking about the ability to do something. अब ये एबिलिटी किस किस वजह से आती है? See? This ability is basically due to gravitational field, इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक। देखो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल दूं कि भाई एक बॉक्स था यहाँ रखा हुआ था, मैं उसको उठा के ऊपर ले गया, इस हाइट पे रखा हुआ, अब ग्रेविटी इज कंटिन्यूसली पुलिंग इट डाउन। मैंने खुद अपने आप वर्क करके उसको यहाँ तक पहुंचाया है, इस हाइट तक पहुंचाया है, तो अगर मैं यहाँ पे से अपनी फोर्स हटा दूंगा, सो दिस ऑब्जेक्ट वुड फॉल ऑन इट्स ओन, वो खुद गिरेगा। अगर वो खुद गिर रहा है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी थी, जब वो इस हाइट पे था उसके अंदर कुछ करने की सलाहियत थी, मेरी फोर्स की वजह से मैंने उसकी मूवमेंट रोकी हुई थी। जैसे मैंने अपनी फोर्स हटाई, मुझे नजर आया कि हाँ भाई ये तो ऑब्जेक्ट खुद मूव कर गया, मतलब इट हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से आई थी, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। फिर अगला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मामला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के मामले को अगर आप देखा जाए तो स्प्रिंग की वजह से आता है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस स्प्रिंग को खींच लूं, यहाँ से मैंने बांध के, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया, अब ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है, सही है, स्ट्रेच होने की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कैसे पता? मैं जैसे ये खुद अपनी फोर्स हटाऊंगा जिससे मैंने इसको ग्रिप किया हुआ है, ये फौरन आगे की तरफ मूव करेगा, ये बॉक्स को अपनी तरफ यहाँ पे लेके जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल तो था ना, मेरी फोर्स की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था खाली। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास चार्जेस की वजह से होती है। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन की है कि भाई अगर हमारे पास कोम हो और यहाँ पे हेयर हो, तो द हेयर स्टार्ट टू क्लिंग टू द कोम, कोम की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब कोम वहां पे नहीं होता तो अट्रैक्शन नहीं होती, जैसे कोम है कि करीब लेकर आओगे अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब आप उसके पास पोटेंशियल आ गई। आप कोम हटाओ तो एयर वापस गिर जाएंगे। दे हैव द एबिलिटी टू मूव, वो सिर्फ कोम की वजह से अट्रैक्ट हुए गए। तो इस तरह से हमारे पास तीन किस्म की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज होती है। इन दो को हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं, तीसरे को ओ लेवल्स में नहीं पढ़ते अभी। तीसरे को हम जाके पढ़ते हैं एएस या ए2 के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये सारी वो एनर्जी थी जिसकी फॉर्म में आपके पास जो आपके सिस्टम में से निकल रही होती है। अच्छा, सन में से हमें ये दोनों एनर्जीज मिलती है, हीट और लाइट दोनों मिलती है सन से। लेकिन हमारा सोलर पैनल जो है ना वो सिर्फ लाइट पे काम करता है, वो हीट पे काम नहीं करता। अक्सर हमारे जहन में मिसकंसेप्शन होता है कि सोलर पैनल्स जो है वो हीट पे काम करते हैं। सोलर पैनल्स हीट पे काम नहीं करते, वो लाइट एनर्जी पे काम करते हैं। सही है? अब अगली जो हमारे पास है वह है केमिकल एनर्जी। ये तीन है, केमिकल, इंटरनल और न्यूक्लियर। ये तीन एनर्जीज है हमारे पास। ठीक है, तो अगर केमिकल एनर्जी के ऊपर मामला देखा जाए तो केमिकल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये आपके सब्सटेंस के अंदर तो होता है लेकिन ये उस वक्त तक सामने नहीं आता जब तक कोई केमिकल रिएक्शन ना कंडक्ट हो। द मोमेंट वी हैव अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन, उस वक्त हमारे पास जो है वो कह लो कि एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो कह लो कि नजर आ रही होती है कि हाँ भाई ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अदरवाइज आपको नहीं पता चलता कि भाई ये एनर्जी सब्सटेंस में मौजूद थी भी या नहीं थी।
फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है हमारे पास केमिकल के बाद, वो आती है इंटरनल। Internal energy, as the name suggests, it's present inside the substance. It's actually due to the presence of the molecules. ये जो एनर्जी है ना, ये मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, मेजर रीजन है। ठीक, अच्छा, मॉलिक्यूल्स की वजह से किस तरह से होती है? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। उनकी वाइब्रेशन और उनकी उस अट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। So they have this energy stored in them due to the vibration of the molecules and due to the force of attraction, यानी जिससे उनकी potential energy बन जाती है। तो internal energy असल में molecules की अपनी energy होती है, energy present in the molecules। और जब उसको define करते हो तो आप बोलते हैं it is the sum of microscopic। microscopic का word इसलिए use किया ताकि molecular level के ऊपर बात हो सके। microscopic kinetic and potential energy of the molecules due to their random motion। उनके रैंडम मोशन की वजह से उनमें जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। न्यूक्लियर एटम के अंदर तो होती है, लेकिन एटम के भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। ये एनर्जी सिर्फ उस वक्त रिलीज होती है जब आप उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने का काम करते हैं। जब वो न्यूक्लियस ब्रेक होता है या वो रिफॉर्म हो रहा होता है, उस दौरान ये वाली एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अदरवाइज ये वाली एनर्जी रिलीज नहीं होती। किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी प्रोसेस के दौरान, किसी चीज को तोड़ने में, बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होती। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करने के लिए आपको न्यूक्लियस को या तो तोड़ना पड़ेगा या फिर आपको उस न्यूक्लियस को रिकम्बाइन यानी तोड़ के रिकम्बाइन करना पड़ेगा। सिर्फ तभी जाके आपके पास ये वाली एनर्जी जो है वो एग्जिस्टेंस में सामने आ सकती है। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ऑब्जेक्ट के हाइट वगैरह इसकी वजह से गेन हो रही थी कि ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ एक सर्टेन एलिवेशन पे लेके जाते हैं तो उसमें वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सही, तो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हुआ है 600, अगर ऑब्जेक्ट को किसी आप सर्टेन हाइट पे लेके चले जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीन चीजों पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है, मास, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और हाइट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पोटेंशियल एनर्जी बनाने का काम करती है। सबसे पहला उसका मास कितना है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। जिस प्लैनेट की जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वहां उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे होगा उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसकी मिसाल ऐसी है, दो आपके पास मिसाल के तौर पे मैं टेनिस बॉल देता हूँ और मैं बोलता हूँ इनको मुख्तलिफ हाइट से फेंको, रिलीज करो। एक को आप छोटी हाइट से फेंकिए, एक को आप थोड़ी ज्यादा बड़ी हाइट से फेंकिए। आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि जो बॉल एक बड़ी हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, एक ग्रेटर हाइट से वो बॉल नीचे की तरफ आई, हमारे पास वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हमें मिलना शुरू। और जो एक छोटी हाइट से गिर रही होती है वहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो जब बॉल गिरती है तो उतनी स्पीड पे नहीं गिरती। तो मुझे उस बात से अंदाजा होता है कि हाँ ये जो है इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें नहीं थी। और इसी तरह अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक छोटी हाइट पे पुश करते हुए लेके जाएं और एक ऑब्जेक्ट को एक बड़ी हाइट पे पुश करते हुए लेके जाएं, तो मतलब ये बात है कि इंक्लाइन प्लेन था, एक बॉल थी, एक बंदा उसे पुश करते हुए लेके जा रहा है। सही, अब इसे पुश करते हुए अगर वो यहाँ तक लेकर आता है तो उसे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे लेकर आता है तो उसे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो उसको जब इतना ज्यादा पुश करेगा, वो इतना ज्यादा वर्क उसको करवाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर लेके जाएगा उसे उतना ज्यादा उसे वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके पास कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट से मामला होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरा एक ऑब्जेक्ट है
वो यहाँ मौजूद था। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 किलोग्राम है और ग्रेविटी 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। वो ऑब्जेक्ट इधर मौजूद था और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। सही, उसकी इनिशियल हाइट थी मिसाल के तौर पर 10 मीटर की और अभी वो गिरते गिरते यहाँ पहुंचा। हाँ ये कह सकते हो मुर्तजा कि जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज्यादा आपको फोर्स मिलेगी। ये बात कह सकते हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मिसाल के तौर पर पोजीशन 1 पे था, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आया है, उसकी हाइट 10 मीटर से रिड्यूस होके हो गई है 2 मीटर। सही, मुझसे बोला गया है कि आप ये बताइए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है। सही, आप निकालिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर मुझे चेंज चाहिए, चेंज इन जीपीई, तो चेंज के लिए अब देखो मेरे पास ना मास चेंज हुआ तो मैं क्या करूंगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, उसमें फाइनल हाइट आएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी mgh, लेकिन उसमें इनिशियल हाइट आएगी क्योंकि उस मूवमेंट के दौरान सिर्फ उसकी हाइट चेंज हुई। मैं m और g को कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको खाली लिख देता हूँ hf माइनस hi, मतलब फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। आप ये फॉर्मूला ना याद रखो, आप ये चीज याद रखो। ये चीज अगर आपको याद है तो आप सारे सवाल हल कर दोगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब उस ऑब्जेक्ट का मास था 2 किलोग्राम, ग्रेविटी उसकी थी 10, फाइनल हाइट हमारे पास 2 है, इनिशियल हाइट हमारे पास 10 है। तो यहां से हम उसे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 to 16, 16 10 160। ये 160 और ये आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आने का आंसर का मतलब क्या है? माइनस में आंसर आने का मतलब ये है कि एनर्जी लूज हुई, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ये माइनस साइन ये बता रहा है और वो ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में वो ज्यादा हाइट पे था तो उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। जब वो नीचे आया तो लाजमी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी लूज की होगी ना उसने, हाइट कम हो रही थी उसकी, इसलिए आंसर नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के लॉस वगैरह को देखते हैं और ये एग्जामिनर अक्सर मांग लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने इसका लिख भी दिया है बेटा। एम और जी जो है वो मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। एम मास है, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। वन 160 लूज की थी बेटा। देखो आयशा, देखो मामला है बच्चे, यहाँ पे ये हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई थी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई थी तो मुझे ये निकालना था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आया। अब अगर मुझे ये बात जज करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आया तो मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और मेरे पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। अगर मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं mgh लगाऊंगा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें जो मैं हाइट रखूंगा वो इनिशियल हाइट रखूंगा। और अगर मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं इसके लिए भी mgh लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, लेकिन जो इसमें हाइट रखूंगा वो मैं फाइनल हाइट रखूंगा।
जब मैं ये चीज परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट वाला मामला, और मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल से तो निकलता है। तो मैंने यहाँ पे यही तो किया कि फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल माइनस इनिशियल किया मैंने, तो ये मेरा फाइनल आ गया, ये मेरा इनिशियल आ गया। एम जी एच एफ माइनस एम जी एच आई, उसमें से मैंने क्या किया, एम और जी को कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा, एच एफ माइनस एच आई, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। बस इसको मैं सॉल्व कर दिया। मुझसे एनर्जी लॉस जब भी कभी होगा माइनस का साइन जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट्स एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। उसे खींच लो या उसे कंप्रेस कर दो स्प्रिंग को, किसी बॉडी को, तो उसमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर हम बात करें, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल्स हाफ एफ एक्स। ये उसकी एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग की पोजीशन दिखाई गई थी, स्प्रिंग को खींचा गया, एक्सटेंशन आई। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी। जो पॉइंट था ग्रीन पॉइंट, इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है जितना स्प्रिंग खींचा है। तो ये आपके पास फोर्स आ गई, एफेक्ट्स। और आप जब एनर्जी की बात करते हो तो हाफ एफेक्ट्स आपका फॉर्मूला होता है। मैं डिफॉर्मेशन के चैप्टर में ये पूरा समझाऊंगा कि ये हाफ एफेक्ट्स होता क्यों। असल उसमें समझाऊं जबान में, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ग्राफ है आपके पास, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ, ये स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लगी और स्प्रिंग कितना खिंचा। सही, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, और ये है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो ये जो ग्राफ जा रहा है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब ये आप स्प्रिंग को जितना खींचोगे या उस पर जितनी फोर्स लगाओगे वो उतना खींचेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला टाइप का मामला है। आप उस पर जितनी फोर्स लगाओगे वो उतना खींचेगा। तो अगर मुझे एनर्जी स्टोर चाहिए ना बेटा, तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालता हूँ। एरिया होता है ना, एरिया ऑफ द ग्राफ टेल्स एनर्जी स्टोर। सो एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ टेल्स द एनर्जी स्टोर्ड। तो एरिया निकालने के लिए अब देखो आपके पास बेस पे क्या है, एक्सटेंशन। आपके पास हाइट पे क्या है, फोर्स। ये इसने के एक्स लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ दो। वाई एक्सिस पे क्या आपके पास हुआ है, फोर्स। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल देखूं, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस में एक्सटेंशन है, हाइट पे फोर्स है, तो मेरे पास एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एफ एक्स। मेरे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ एफ एक्स। इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म, एरिया ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ एफ एक्स, क्योंकि जो आपके पास एरिया बनता है वो हाफ पे बनता है। इसकी एक और सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन वो अभी नहीं समझा रहा, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी उसमें। वो मैं एएस लेवल में जब बच्चे पढ़ते हैं ना उस वक्त समझाता हूँ, उस वक्त ज्यादा अच्छा समझ में आता है।
तो दो पोटेंशियल एनर्जीज के ऊपर हमारी बात हो गई, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, तो उसका फॉर्मूला आता है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। इस बात का मैं मतलब समझाता हूँ क्या। अगर मेरे पास मास इन किलोग्राम्स और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है और मैं इसका इफेक्ट एनर्जी पे देखना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का मास होता है जैसे इसका मास है m, वेलोसिटी दी हुई, एनर्जी होगी। अगर मैं मास को डबल कर दूं, अगर मैं मास को डबल कर दूं वेलोसिटी ना चाहिए, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मास डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2e। मैं मास 3 टाइम्स कर दूं, ये हो जाएगा 3e। मैं मास को आधा कर दूं, ये हो जाएगा e/2। मतलब जो मास के साथ होगा वही काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, डायरेक्ट का रिलेशन। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी चेंज करता हूं, मास को नहीं छेड़ा, मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं, अब देखो मसला ये है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। तो अगर मैंने वेलोसिटी को चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट पड़ेगा। कि अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी को डबल करता हूं, मैं v की जगह 2v लिखता हूं, तो जब उसमें होल स्क्वायर लगा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा ना। आपने वेलोसिटी डबल की लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं थी, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर आपकी वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी पे 4 टाइम्स का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब स्क्वायर टाइम्स का। अगर आपकी वेलोसिटी ट्रिपल होगी तो काइनेटिक एनर्जी पे 9 टाइम्स का इफेक्ट पड़ेगा। क्वाड्रुपल होगी तो 16 टाइम्स का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आप जो करोगे वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी पे उसका स्क्वायर टाइम्स का सारा जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स कम करता हूं, अगर वेलोसिटी को मैं 3 टाइम्स कम कर देता तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स गिर जाती। वेलोसिटी भी कम की तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, लेकिन जितना चेंज वेलोसिटी में लाए हो उससे स्क्वायर टाइम्स का चेंज आपके काइनेटिक एनर्जी में। मतलब ये कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी मिसाल के तौर पर 3 मीटर पर सेकंड और उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी थी 90 जूल्स की, आपने वेलोसिटी को 3 टाइम्स कम किया, उसको कर दिया 1 मीटर पर सेकंड में खाली, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 3 टाइम्स कम नहीं होगी, वो 9 टाइम्स कम हो जाएगी, वो सिर्फ 10 जूल रह जाएगी। कहने का मकसद ये कि आपकी वेलोसिटी तो रिड्यूस हुई 3 टाइम्स, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई 9 टाइम्स, 9 गुना कम हो गई। ठीक है, स्क्वायर का इफेक्ट आया उसको। तो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पे उसके मास से ज्यादा उसकी स्पीड का असर होता है। अब इसी तरह हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। वो बोलते हैं कि भाई एक बॉल एक रैंप के ऊपर से रोल होती हुई आ रही है, उस बॉल की शुरू में जो हाइट थी वो 6 सेंटीमीटर थी और जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 3 मीटर पर सेकंड की। अब वो बॉल रोल होती हुई नीचे आती है छोटी सी, और उसकी जो अब हाइट हो जाती है वो हो जाती है 2 सेंटीमीटर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए उसकी अब वेलोसिटी कितनी होगी, पहले तो 3 थी, अब कितनी हो गई होगी। अब देखो अगर वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है
तो यहाँ पे असल में एनर्जी कन्वर्जन चल रही है, यहाँ पे एनर्जी की कन्वर्जन चल रही है। हुआ ये है कि जो ऊपर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी थी वो थोड़ी सी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। मतलब ऊपर से वो नीचे आई है ना बॉल, तो उसने पोटेंशियल लूज किया है। अभी हमने देखा था भाई, जब हाइट डिक्रीज होती है पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जब वो बॉल ऊपर से नीचे आई है तो उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की। अब वो पोटेंशियल कहाँ गई? वो पोटेंशियल कन्वर्ट हुई है काइनेटिक के अंदर। पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल में जितनी कमी आई उसके बराबर है जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब पोटेंशियल का लॉस निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, पोटेंशियल इन फाइनल माइनस पोटेंशियल इन इनिशियल। अब गेन इन काइनेटिक के लिए भी यही करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसी तो पता चलेगा कि भाई लॉस और गेन हुआ कितना। अब क्योंकि ये लॉस था तो लिहाजा मैं इसके अंदर माइनस का साइन लगाऊंगा। मैं इसके अंदर एक माइनस का साइन प्लेस करूंगा क्योंकि ये लॉस था, जैसे मैंने पहले बताया था जब भी लॉस के लिहाज से काम करना ये माइनस का साइन जरूर होना चाहिए। ये इस बात को शो करता है कि एनर्जी निकल गई सिस्टम में से, उसने एनर्जी खत्म अपनी रिड्यूस कर दी। और ये आपके आंसर में आने वाले नेगेटिव साइन को भी खत्म करता है, वरना आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब मैं अपने इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज रख देता हूँ। मुझे इस बॉल का मास नहीं बताया गया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं आंसर इसका सॉल्व नहीं कर सकूंगा, लेकिन अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। ये h फाइनल होगा और इसके लिए h इनिशियल होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा भाई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी v। अब एक चीज गौर करो, ये हर जगह m कॉमन है, हर जगह पे जो m है वो कॉमन चल रहा है आपके पास। आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे इसको। आप m कॉमन निकालिए, या पूरा मैं g भी कॉमन निकाल ही लेता हूँ। इसमें ये m से m कैंसिल हो जाएगा, मास की आपको जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ आपको पता है। मेरा मकसद ये फॉर्मूला डिराइव करवाना नहीं था बेटा, मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बात समझा दूं जो मैंने ब्लैक में लिखी कि जब आपका सिस्टम ऊपर से नीचे आ रहा था तो आपने देखा पोटेंशियल लूज हुआ और काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी निकली वो कहीं तो गई होगी ना। वो कहाँ गई? वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
अब यहां से आगे सॉल्व कर सकते हो। ग्रेविटी की वैल्यू भी है आपके पास 10, फाइनल हाइट 2 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 0.02 लिखूंगा। इनिशियल हाइट 6 सेंटीमीटर है, मैं इसको 0.06 लिखूंगा। हाफ फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 3 थी। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा पूरा सवाल। जरा सॉल्व करो, मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है। नहीं नहीं बेटा, हाइट तो हमेशा आपके पास वर्टिकली होगी ना। पोटेंशियल के लिए तो आप हाइट ही लोगे हमेशा, और पोटेंशियल एनर्जी में और कोई डिस्टेंस नहीं आता, सिर्फ वर्टिकल हाइट आती है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? आंसर तो बताओ। तुम्हारा वेलोसिटी है अब तक। मोहम्मद ने बता दी है मुझे एक वैल्यू, एक मुर्तजा ने बताई है, और दोनों ने आंसर अलग अलग बताए। ये क्या बात हुई है भाई? एक बता रहा है 9, एक बता रहा है 3.13। 9.4 आंसर है। बाकी 9.4 भी नहीं होगा ये, इसमें एक छोटा सा मसला है। मैंने 6 और 2 ऐसे डाल दिया मैंने, तो इसको सॉल्व करके मैं खुद बता देता हूँ। 3.13 ही होना चाहिए वैसे। 3.13 ही होगा। सही है, सही है, सही है, शाबाश। ठीक है। इसके अंदर मैंने 6 सेंटीमीटर के बजाय 6 मीटर कंसीडर किया हुआ है, इस वजह से वैल्यू ज्यादा आ रही थी। मैंने 3.13 करेक्ट। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सॉल्व किस तरह से करना था।
ठीक है भाई, अब हम जरा बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि भाई एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मैंने यहाँ पे कुछ केसेस देखे लिखे हैं, उसके अंदर हम देखेंगे भाई एनर्जी किस किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी का केस। अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने देखा था कि बॉल है ऊपर से नीचे गिर रही है, दैट्स हाउ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे the object would be at a certain height, it would have some potential energy। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी? काइनेटिक के अंदर। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक। अब ये मैंने पूरा बनाया है कि बॉल टकरा के रिबाउंड करे तो किस तरह से मामला होगा। व्हेन द बॉल इज गोना हिट द ग्राउंड एंड इट्स गोइंग टू रिबाउंड, लाजमी बात है कोलिजन के वक्त आप ऑब्जर्व करते हैं बॉल कंप्रेस होती है थोड़ी सी। मतलब अगर ये बॉल थी नीचे गिरेगी तो ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड स्क्वीज होगी और फिर रिलैक्स होगी। तो ये जो मामला था यहां से लेके यहां तक का, यहाँ पे उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर रिलीज किया। मूसा आंसर गलत है बेटा आपका। सॉल्यूशन में तुम्हें इसके पीडीएफ के अंदर मौजूद है, देख लेना, बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, साथ साथ थोड़ी सी हीट भी बनती है, क्योंकि भाई जमीन से टकराने के दौरान एनर्जी लॉस तो होती है ना, और वो हीट की फॉर्म में हो जाती है। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब वापस रिलैक्स होगी तो वो फिर दोबारा काइनेटिक बनेगी, क्योंकि एक बॉल के जब आप रिलीज करते हो ऊपर से और वो जमीन पे आके स्ट्राइक करती है बॉल, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, मिसाल के तौर पे 5 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद जब वो रिबाउंड करेगी बॉल ऊपर जाने के लिए, उसकी तब भी कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन वो स्पीड पहली वाली स्पीड के मुकाबले में अक्सर कम होती है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड। क्यों कम हुई भाई? हीट की फॉर्म में जाया होगी। जब भी कोई एनर्जी साथ साथ बन रही हो ना, मतलब पैरेलल एक एनर्जी के साथ दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो प्लस के साथ लिखी जाती है। सही, जब भी कोई एनर्जी अगली एनर्जी के साथ पैरेलल में प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो उसके साथ प्लस में लिखी जाती है, दिस एनर्जी प्लस दिस। इलास्टिक भी बन रही थी उस वक्त और हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, मैंने अज्यूम किया है कि ए रेजिस्टेंस नहीं है। सही, मैंने अज्यूम किया कि ए रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मूवमेंट के दौरान तो एनर्जी जाया नहीं हो। बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, उस दौरान एनर्जी जाया होने का कोई मामला नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब राइज करेगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और ये फिर दोबारा रेस्ट पे आएगा तो कंपैरेटिवली हाइट कम होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बनी और काइनेटिक वापस से पोटेंशियल बन गई। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो काइनेटिक वापस से पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, मतलब इस दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई और यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, जबकि इस दौरान आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और हीट बनने का मामला चला। बॉल कंप्रेस हुई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज को मैंने ऐसे शो किया।
फिर हम अगले केस पे आ गए जिसमें हमने बोला ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विद एयर रेजिस्टेंस। इस बार तो एनर्जी लॉस साथ साथ हो रहा है। अब मामला ये है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस दौरान सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड की तरफ आया, पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो वो काइनेटिक में बनने के साथ साथ हीट भी बन रही थी। हीट में क्यों कन्वर्ट हो रही थी वो साथ साथ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी एनर्जी हीट की फॉर्म में जाया हो रही थी। तो वो ऊपर से तो नीचे आ रहा था, पोटेंशियल तो लूज कर रहा था, काइनेटिक भी बना रहा था, साथ साथ हीट भी बना रहा था। तो अगर आप दो बॉल्स को कंपेयर करो, जो एक एयर रेजिस्टेंस में गिर रही हो और एक विदाउट एयर रेजिस्टेंस गिर रही हो, तो जो विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाली बॉल होगी वो ज्यादा स्पीड से ग्राउंड से टकराएगी बनिस्बत उस बॉल के जो विद एयर रेजिस्टेंस में गिरी, क्योंकि जो बॉल एयर रेजिस्टेंस के अंदर गिरी होगी उसकी कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में ड्यूरिंग द फॉल आया हुई होगी। जबकि विदाउट एयर रेजिस्टेंस के केस में जब एयर थी ही नहीं, तो जो बॉल नीचे की तरफ गिर रही थी उसकी एनर्जी तो जाया नहीं हो रही थी ना, सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक बन रही थी। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी कम होती है क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जाया हो चुकी होती। फिर कोलिजन हुआ ग्राउंड के साथ। अच्छा, ये पूरा मामला कोलिजन के दौरान की एनर्जी कन्वर्जन है। ये सब कुछ कोलिजन के दौरान का मामला है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनना, हीट एनर्जी बनना, ये सब उस वक्त का मामला। उसके बाद जब बॉल वापस ऊपर जाए रिलीज होगी, अब वो काइनेटिक एनर्जी तो बन रही होगी, काइनेटिक एनर्जी तो बन चुकी होगी। अब जब वो बॉल ऊपर जा रही होगी तो वो पोटेंशियल के साथ साथ हीट में भी कन्वर्ट होगी। मतलब व्हेन द बॉल इज राइजिंग अप, एयर रेजिस्टेंस तो लग रही है ना उसके ऊपर, ऊपर तो जा रही है बॉल लेकिन एयर रेजिस्टेंस तो लग रही है उसके ऊपर। एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो गेन तो कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन साथ साथ हीट भी बनाती जा रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी थी वो इन दोनों में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो रही है और हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। तो पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी जाया हो रहा है। फिर अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड की, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां मौजूद था और वो यहां तक पहुंच गया, इधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 100 और अभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रह गई है 20 जूल्स। ठीक है। अच्छा, वो जिस स्पीड से पहले गिर रहा था उसी स्पीड से गिर रहा था, कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से गिर रहा है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी पहले होगी, मिसाल के तौर पे 50 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी, अभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी है 50 जूल्स, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज थोड़ी आया, क्योंकि भाई ना एम चेंज हुआ ना वी चेंज हुआ, तो ई में क्यों चेंज आएगा। तो बात ये सारी आई कि यार ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तो आया है, पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हुई है, अब स्पीड कांस्टेंट थी तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट ही नहीं हुई है। देयर इज नो मोर कन्वर्जन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही होती तो वेलोसिटी बढ़ती ना, वेलोसिटी तो बढ़ी ही नहीं। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन एयर। और ये कैसे हो सकता है, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है ना। हमने ग्राफ्स में पैराशूटिस्ट का मामला पढ़ा कि भाई फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे पैराशूटिस्ट गिरना शुरू हो जाता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, पोटेंशियल लूज हो रही है, वो काइनेटिक नहीं बन रही, वो कहाँ जाती है, वो हीट बनती है। तो सारी एनर्जी जो पोटेंशियल की फॉर्म में लूज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में और निकल जाती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। आपके पास यहाँ पे कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं बनती। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट गेनिंग एनी मोर काइनेटिक एनर्जी। वो जितनी थी उतनी ही है। तो जो पोटेंशियल में कमी आई है
यहां से लेके यहां तक ये जो 80 जूल्स इसके निकले हैं, ये कहाँ गए? ये कहाँ गए? हीट की फॉर्म में जाया। ये बात समझ में आई? मुर्तजा बेटा, ये काइनेटिक में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में जाया हो गई। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी उतनी ही रही, लेकिन जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया, जो पोटेंशियल में लॉस आया, वो सारा पोटेंशियल कहाँ कन्वर्ट हो गया? वो हीट की फॉर्म में चला गया, वो काइनेटिक में नहीं आ सका। अगर आप जनरल बॉडी को रिलीज करते और वो एयर रेजिस्टेंस अभी टर्मिनल वेलोसिटी वाला मामला नहीं होता, उस वक्त ये हो रहा होता कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आ रहा होता है वो काइनेटिक में जा रहा होता। जैसे पीछे वाले केस में था कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही थी तो स्पीड गेन कर रही थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बन रही थी। लेकिन अभी जो मामला हुआ उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक नहीं बनी। पोटेंशियल शुरू में बनी होगी काइनेटिक थोड़ी, जिसकी वजह से ये 50 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर आगे काइनेटिक एनर्जी बनना खत्म हो गया। अच्छा भाई, अब बात आती है भाई, कार ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड विद एयर रेजिस्टेंस। इसको पढ़ो जरा 1 मिनट, और मुझे 1 मिनट दो जरा।
अच्छा अब यहाँ पे कार ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड विद एयर रेजिस्टेंस। अब देखो कांस्टेंट स्पीड है, लेवल रोड है, दो बातें। कांस्टेंट स्पीड का मतलब अभी हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेवल रोड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट हो चुकी है भाई, ना हाइट गेन हो रही है ना हाइट लूज हो रही है, तो ना काइनेटिक चेंज होगी ना पोटेंशियल चेंज होगी। अब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी ना। उस गाड़ी की जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल के अंदर, वो हीट की फॉर्म में जाया हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना भाई, एक ये मामला भी हो गया। फिर इसी तरह पेंडुलम का केस है भाई, ऑसिलेशन है पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी, अब लाजिम पहले पेंडुलम के एक एंड से आप फेंकोगे रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, और काइनेटिक होगी नहीं क्योंकि वो रुका हुआ होता है। तो when your object falls down the potential energy gets converted to kinetic। थर्ड पोजीशन पे सारी काइनेटिक बन चुकी, पोटेंशियल खत्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है, अब आपके पास हाइट थोड़ी रही, तो वो नीचे आ गया, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, वो काइनेटिक बन गई। अब जब वो बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो वो दोबारा पोटेंशियल एनर्जी गेन करना शुरू, क्योंकि वो हाइट रीच कर रही होगी ना, तो अपनी काइनेटिक का इस्तेमाल करेगी और इससे पोटेंशियल गेन कर लेगी। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल लूज हुआ, वो काइनेटिक बनी, और फिर काइनेटिक जो पोटेंशियल में गेन हुई। तो ये सिलसिला था बस, इसमें पोटेंशियल से काइनेटिक बन रही होती है, काइनेटिक से वापस पोटेंशियल, और यही प्रोसेस वापस चलता है, क्योंकि बॉल फिर वापस यहाँ से नीचे गिरेगी तो वो पोटेंशियल फिर काइनेटिक बनेगी, और काइनेटिक फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो दिस थिंग कंटिन्यूअसली गोज ऑन एंड ऑन। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस होती है तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जाया होती चली जाती है, तो फिर यहाँ पे हीट एनर्जी आ जाती है, वो फिर आपके पास एनर्जी भी लूज होती रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पेंडुलम ऑसिलेट करते करते रुक जाता है। अब लास्ट दो टॉपिक्स है, ये भी करके हम आज वाइंड अप करते हैं उसको, फिर इंशाल्लाह अगले उस पर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पावर और एफिशिएंसी। अच्छा मैं एक जनरल पूछता हूँ आपसे, हम अक्सर बोलते हैं कि यार ये बंदा बड़ा पावरफुल है, सही। पावरफुल का मतलब ये होता है कि भाई ही कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। नहीं नहीं मुर्तजा बेटा, ये मैंने आज सुबह इसलिए रखा 1.5 घंटे की क्लास, ताकि मैं एक्सटेंड कर सकूं, 4 o'clock पे आपकी क्लास नहीं होगी इसमें। तो पावर का मामला ये होता है, पावर इज बेसिकली हाउ क्विकली यू डू सम वर्क। इसमें ये नहीं होता अगर मैं मेरे साथ एक दुबला पतले बंदे को खड़ा कर दूं और उसके साथ एक हंक को खड़ा कर दूं, मतलब जबरदस्त बिल्डर टाइप का बच्चा, अब वो दोनों भाई ये काम है, ये बॉक्स है बड़े बड़े थोड़े से उठा के आपको ऊपर रखना है, तो हो सकता है वो जो दुबला पतला बच्चा है वो भी रख दे उस बॉक्स को, और जो मस्कुलर था वो भी रख दे उस बॉक्स को, लेकिन जो फर्क आएगा वो उन दोनों के टाइम में आएगा। That skinny man or that skinny boy would take more time to do the same work, but that muscular guy would take less time to do the same amount of work. So when you're talking about power, you're not talking about how
much work you do, you actually talk about how much work is done in what time. आप रेट ऑफ वर्क की बात करते हो कि कितनी जल्दी काम हो रहा है. अगर काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई इंस्ट्रूमेंट, उसका मतलब उसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है. ऐसे बोलते हैं ना भाई, जिसकी सोर्सेज ज्यादा है यार बड़ा पावरफुल बंदा है. पावरफुल बंदे का मतलब क्या है भाई, आपका काम 2 मिनट में करवा के देगा. उसी अंडरस्टैंडिंग में होता है ना यार, की सोर्सेज बहुत है, बड़ा पावरफुल आदमी है. हाँ भाई काम बोलो, ये हो जाएगा. काम दूसरा भी करवा देता, काम आप भी कर लेते शायद, लेकिन आपको टाइम लगता प्रोसेस के अंदर, ये वो इसने कॉल मिला है भाई, ये बंदा जरा काम करके दो, खत्म. पावरफुल बंदे क्यों पावरफुल है भाई, जल्दी काम करके दे रहा है. वही काम जिसको आपको हफ्ते लग जाते हैं, इसने 2 मिनट में करवा के दे दी. जितना ज्यादा पावरफुल बंदा होगा, काम उतनी जल्दी होके देगा. तो यहाँ पे पावर का मतलब यही होता है कि हाउ मच वर्क यू डू इन व्हाट टाइम. इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खाली वर्क की बात नहीं होती. इसीलिए पावर का फॉर्मूला भी होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, कि पर सेकंड कितना काम किया जा रहा है. और इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट्स. तो हमारे घरों में अक्सर जो लैंप्स वगैरह आते हैं, सही, एक 100 वॉट का लैंप आता है. अब पता नहीं शायद लोग कम ही लगाते हैं. वो जो ऑरेंज कलर का लैंप होता है ना, वो 100 वॉट का लैंप होता है, इसमें हीट ज्यादा निकलती है, लाइट कम निकलती है. और एक 20 वॉट्स का एलईडी लैंप होता है. 100 वॉट का मतलब ये है कि ये लैंप 1 सेकंड के अंदर 100 जूल्स की एनर्जी को कन्वर्ट करता है. 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन 1 सेकंड. इतनी एनर्जी कंज्यूम कर देता है. जबकि वो 20 वॉट जो है, वो 1 सेकंड में सिर्फ 20 जूल्स की एनर्जी कंज्यूम करता है. तो जो 20 वॉट वाला हुआ, उसकी पावर कम है, वो लेस पावरफुल है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फजूल है, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें तो लाइट चाहिए थी ना. मसला ये होता था कि जो 100 वॉट का लैंप होता था, जब मैं इसको यूज करता था, तो 100 वॉट में से 70 जूल्स की एनर्जी, मतलब 100 जूल्स जो उसने 1 सेकंड में खाए, उसमें से 70 जूल्स की एनर्जी तो ये हीट की फॉर्म में जाया करता था. सिर्फ 30 जूल्स की लाइट एनर्जी मिलती थी. तो जो आपका यूजफुल आउटपुट होता था, वो 30 जूल्स का होता था. 100 जूल्स आपको उसे देने पड़ते थे. तो अगर इसका मैं रेशियो निकालूं कि भाई आउटपुट आपका ये यूजफुल आउटपुट है, और ये आपका इनपुट है जितना आपको देना पड़ा, तो परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो 30% आपका मशीन, आपका कंपोनेंट एफिशिएंट है. इट वाज ओनली 30% एफिशिएंट. लेकिन वो वॉट का लैम्प जो 220 वॉट का था, आप उसे 1 सेकंड में सिर्फ 20 जूल दे रहे हो, और उसमें से वो 15 जूल्स को लाइट में कन्वर्ट करता है, सिर्फ 5 जूल की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. 15 जूल उसने लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट किए, सिर्फ 5 जूल हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करे. तो ये जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 75% एफिशिएंट है. ये बहुत अच्छा है. उसके मुकाबले में वो 100 जूल्स खाता था और 30 जूल्स की लाइट दे रहा था खाली. ये सिर्फ 20 जूल्स खा रहा है, 15 जूल्स की लाइट दे रहा है, सिर्फ 5 जूल्स आया कर रहा है. तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, काम ज्यादा करता है, जाया कम करता है. जबकि ये लेस एफिशिएंट है, ये काम कम करता है, जाया ज्यादा करता है. तो अब इसी कंपनी का आप हायर रेटिंग का लैम्प ले लो, आप बोलोगे 20 वॉट का नहीं दे, तो मुझे 50 वॉट का दे दो भाई. वो 50 वॉट कंज्यूम करेगा, लेकिन मुझे 30-40 जूल दे देगा आउटपुट में. तो कंजम्पशन तो कम हुई ना आपकी, बिजली तो आपकी कम लगी, लाइट आपको मिल गई, क्योंकि जाया नहीं हो रही है इस बार. एफिशिएंसी इज बेसिकली द आउटपुट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. आपका आउटपुट कितना है, आपने इनपुट कितना किया था, उसका रेशियो होता है एफिशिएंसी. और ये यूजफुल आउटपुट होना चाहिए, मतलब जो आपके काम का आउटपुट है बस वो. वरना तो हीट भी आउटपुट ही है. देखो ना, टोटल इनपुट जो आपने दिया, वो आउटपुट में भी कन्वर्ट होती है, साथ साथ हीट भी बनती है. वेस्टेड एनर्जी अक्सर हीट की फॉर्म में होती है या साउंड की फॉर्म में होती है. इन दो फॉर्म्स के अंदर एनर्जी ज्यादातर जाया होती है. हीट की फॉर्म में ज्यादा होती है, साउंड की फॉर्म में यूजुअली कमी होती है. तो ये चीज आपके पास एनर्जी का वेस्ट है.
तो ये सिनेरियो आपके पास होता है एफिशिएंसी के लिहाज से। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती सिवाय हीटर के। हीटर भी बहुत करीब होता है। हीटर असल में वही चीज प्रोड्यूस करता है जिस फॉर्म में वो जाया करता है। हीटर का काम हीट प्रोड्यूस करना है, जाया भी हीट की फॉर्म में ही करता है वो। तो वो एक ऐसी वाहिद मशीन है जो आप कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अराउंड 100% एफिशिएंट। इसके अलावा कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% एफिशिएंट। साइंसदान कोशिश कर करके मर गए लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आपका ये वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता है।